हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। दोस्तों इसका ये पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत मजे के साथ अमेरिका के बारे में दोस्तों डिटेल्स में पढ़ा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज उसको जाके आप लोग देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी, ये चैप्टर जो है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1-2 मिनट में कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पार्ट 1 में, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण, जिसको हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं, इसको पढ़ा। काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग को नोट जरूर करना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोगों ने दूसरा पॉइंट पढ़ा, परिणाम इसका क्या हुआ था, ये सभी चीज को। उसके बाद क्लिंटन का दौर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लिंटन का दौर, क्लिंटन के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, क्लिंटन के दौर में, उसके बाद क्लिंटन के दौर में किए गए प्रमुख अमेरिकी सैन्य आक्रमण। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और बीच बीच से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोगों ने तीसरा में पढ़ा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का परिणाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना शॉर्ट क्वेश्चन में। और 9/11 हमला, मोस्ट वीवीआई दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। 9/11 यानी कि 9/11 हमला इसको बोलते हैं, 9/11 नहीं। तो 9/11 हमला जो है वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या रीजन है इसका, क्यों नाम पड़ा 9/11 हमला, ये सभी चीजों को दोस्तों हम लोगों ने डिटेल्स में पार्ट 1 में पढ़ा है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करेंगे पार्ट 2 को। इराक पर आक्रमण, पहले तो कुवैत पर आक्रमण किया इराक, तो वो उसको बोले प्रथम खाड़ी युद्ध। अब जब इराक पर आक्रमण हुआ तो इसको बोलते हैं द्वितीय खाड़ी युद्ध। ठीक है, और पहला खाड़ी युद्ध को और एक चीज बोला जाता था, क्या बोला जाता था उसको बोला जाता था दोस्तों कंप्यूटर युद्ध, क्योंकि अमेरिका जो है उस समय मतलब एक प्रकार का बम का यूज किया था, स्मार्ट बम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इराक पर आक्रमण का परिणाम क्या हुआ, ये सभी चीजों को हम लोगों ने बहुत मजे के साथ पढ़ा। वर्चस्व क्या होता है, पार्ट 1 में सारा चीज कवर हो चुका है। सैन्य शक्ति वर्चस्व के रूप में ये भी कवर हो चुका है, और आज की इस वीडियो में ये भी आपका कवर हो चुका है अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी। तो इसके यहीं से हम लोग जो है आज के इस सेशन को आगाज करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी हुए आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे, जो पॉइंट मैं आपको नोट करने के लिए बोलूंगा उसको नोट करते हुए चलेंगे। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वगैरह सब कुछ कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला है अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी। अमेरिका सेना इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुकाना चाहती थी, ये झुकाना है। ठीक है, तो अमेरिकी सेना जो है वो इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली जो संगठन है, जो गठबंधन बनाया था सेना का, उसके सामने वो सभी को झुकाना चाहता था, जो कि असफल रहा। ठीक है, और अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी यह भी है कि वो अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया। और अमेरिकी सैन्य क्षमता का सबसे बड़ा खामी बोल सकते हैं, मतलब खामी बोल सकते हैं, यानी कि कमी बोल सकते हैं, ये है कि वो अपने भूभाग यानी कि अपनी ही जमीन में जो है अपनी जमीन में बहाल नहीं कर पाया ये कानून व्यवस्था को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्चस्व ढांचा ताकत के रूप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ढांचा का मतलब क्या, स्ट्रक्चरल ताकत के रूप में। तो पहले समझिए, विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में समुद्री व्यापार मार्ग, जो कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सी लोन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SLOCS। ठीक है, SLOC कैपिटल, S स्मॉल s सार्वजनिक वस्तु है। ये जो विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में जो समुद्री व्यापार मार्ग है, इसका प्रयोग व्यापारिक जहाज करते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो करते हैं इसका प्रयोग एक दूसरे देश में जाने के लिए। लेकिन दबदबे यानी कि जिसका वर्चस्व वाला देश होता है, वो अपने नौसेना के बलबूते पर अपने ताकत पर समुद्री व्यापार मार्गों को आवाजाही का नियम बनाते हैं। मतलब जिसका वर्चस्व रहता है, जैसे कि अभी अमेरिका का है, तो जिसका वर्चस्व रहता है वो अपने नौसेना की ताकत की वजह से ये समुद्री व्यापार मार्गों में आवाजाही यानी कि लेन देन कारोबार सब कुछ करते हैं, जाते आते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश जो है वो नौसेना का दबदबा कमजोर हो गया अमेरिका के सामने। बाद में यह काम जो है अमेरिका सेना करते थे, और अमेरिका नौसेना की उपस्थिति हर महासागर में है, और अमेरिका नौसेना की जो उपस्थिति है वो अभी लगभग हर महासागर में है। ठीक है, तो ये था आपको कुछ इस प्रकार का वर्चस्व ढांचा, जो कि अमेरिका देखिए अभी कुछ प्रकार उभर रहा है। अब देखते हैं आगे दोस्तों, इंटरनेट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, वही इंटरनेट, जिसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है www। ये www का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग भी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका हिंदी अगर देखेंगे दोस्तों तो है जोड़ता जाल का काल्पनिक दुनिया का सपना पूरा हो गया। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से www.worldwide अर्थात जगत जोड़ता जाल, क्या है ये जगत जोड़ता जाल, ये तीनों चीज मिला हुआ, जगत जोड़ता जाल का काल्पनिक दुनिया का सपना जो है पूरा हो गया। यह इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। 1950 में यह परियोजना की शुरुआत की गई थी, और ये जो इंटरनेट है वो अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। ठीक है, उसी का रिजल्ट है ये, और ये 1950 ईस्वी में 1950 में जो है ये परियोजना शुरू हो गई थी। ठीक है, इंटरनेट की। अब देखिए इंटरनेट उपग्रहों में अधिकांश उपग्रह अमेरिका का है, और सबसे ज्यादा इंटरनेट उपग्रहों में यानी कि जो सैटेलाइट है
उसमें सबसे अधिकांश उपग्रह किसका है? अमेरिका का है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे अधिकांश जो अमेरिका का है। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी की 21% मतलब की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो विश्व अर्थव्यवस्था में जो है अमेरिका का टोटल 21% हिस्सेदारी है। किसमें? विश्व अर्थव्यवस्था में। वहीं पर अगर विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को सम्मिलित कर लिया जाए तो विश्व की कुल व्यापार में अमेरिका की लगभग 14% की हिस्सेदारी हो जाएगी। वहीं पे अगर हम लोग विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को अगर सम्मिलित कर लेंगे तो विश्व की कुल व्यापार में अमेरिका की लगभग 14% की हिस्सेदारी हो जाएगी। और हर क्षेत्र में अमेरिका कंपनी 3 बड़े कंपनियों में से एक होगी। यानी कि अगर 3 बड़ा कंपनी होगा तो 3 बड़ा कंपनियों में से एक कंपनी जो है वो अमेरिका का होगा और 14% हिस्सेदारी उसका हो जाएगा, ठीक है। और विश्व अर्थव्यवस्था में अभी अमेरिका का जो है 21% हिस्सेदारी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे वाला पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ब्रेटन वुड्स प्रणाली सिस्टम क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। यह प्रणाली, यही प्रणाली की वजह से अमेरिका जो अभी चमक रहा है। देखिए क्या है ब्रेटन वुड्स प्रणाली। यह प्रणाली डॉलर को अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनाने वाली प्रणाली है, ठीक है। इसी प्रणाली ने अमेरिका को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाया था। ये ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो है ये कौन सा अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनाने वाली प्रणाली है। और यही प्रणाली है जो कि अमेरिका को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाया था। और अमेरिका द्वारा स्थापित यह प्रणाली आज विश्व अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा के रूप में कार्य कर रहा है। और जो अमेरिका द्वारा स्थापित यह प्रणाली है वो आज विश्व अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा के रूप में कार्य कर रहा है। अब देखिए एमबीए, ब्रेटन वुड्स प्रणाली आपको समझ में आ गया। अब देखिए एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या फुल फॉर्म होता है इसका? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिकी ढांचागत ताकत का धारणा है। यह अमेरिकी ढांचागत ताकत यानी कि स्ट्रक्चरल ताकत का उसी का नियम है, उसी का यह है, उसी का धारणा दिया हुआ है। किसका? अमेरिका का। ये इंडिया का कोई नहीं था। अब देखिए 1881 ईस्वी में दुनिया का पहला बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में वार्टन स्कूल के नाम से खुला। और एमबीए की शुरुआत पाठ्यक्रम 1900 से हुआ। बाकी अमेरिका के बाहर यानी कि अमेरिका के बाद एमबीए की जो पढ़ाई है 1950 के बाद लगभग बहुत सारे देश में शुरू हुई थी, ठीक है। तो 1821 ईस्वी में दुनिया का पहला बिजनेस स्कूल बना यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया, जिसका नाम है वार्टन स्कूल। वार्टन स्कूल के नाम से रखा गया। और एमबीए की जो शुरुआती पाठ्यक्रम है वो 1900 से प्रारंभ हुआ। ये चीज समझ में आ गया। और अमेरिका से बाहर के देशों में एमबीए की जो पढ़ाई है वो 1950 के बाद ही शुरू हुआ था एमबीए की पढ़ाई, ठीक है। अब देखिए सांस्कृतिक वर्चस्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कमजोर देशों जो शक्तिशाली देशों के नियंत्रण में रहते हैं उन पर शक्तिशाली देश की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। सही बात है। जो कमजोर देश होते हैं और वो अगर किसी बड़े देश का, किसी शक्तिशाली देश का सहारा लेकर के है तो जो बड़े देश होते हैं उसका भी कुछ प्रभाव जो है वो कमजोर देश पर पड़ता है, ठीक है। तो कमजोर देश जो शक्तिशाली देशों के नियंत्रण रहते हैं उन पर शक्तिशाली देश की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। अब एग्जाम्पल भी लेंगे हम लोग। शक्तिशाली देश अपने संस्कृति के अनुसार सांस्कृतिक सामग्री तैयार करता है। शक्तिशाली जो देश होता है वो अपना संस्कृति के अनुसार, अपना नियम के अनुसार कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई सामग्री वगैरह तैयार करता है और उसे अपने अधिक देशों के बाजारों में बेचता है। और वो जो है अपने अधिक बाजारों के अधिक यानी कि दाम जो है अधिक वगैरह करके अपने अधिक देशों के बाजारों में जो है उसको बेचता है, ठीक है। तो वो अपने अधिक देशों के बाजारों में बेचता है। जैसे कि जींस पैंट पहनना पश्चिमी देशों की संस्कृति की देन है। ये जींस पैंट पहनना जो किसी है पश्चिमी देश की, लेकिन अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है और इसी वजह से ये ज्यादातर ताकतवर है, ठीक है। ज्यादातर ताकतवर भी है। और अमेरिका जो संस्कृति है वो बड़ी लुभावनी है और इसी वजह से ये ज्यादातर ताकतवर भी है। कौन? अमेरिका। चलिए अब आगे देखिए। वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू जहां जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात को मनवा ली जाती है। मतलब अमेरिका जो है वो संस्कृति बड़ी लुभावनी है, इसी वजह से ये ज्यादा ताकतवर भी है। तो वर्चस्व का वह सांस्कृतिक पहलू जो जहां जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात को मनवा ली जाती है। ये चीज आपको समझ आ गया सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में। अब यहाँ पर देखिए सोवियत संघ की पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस अच्छे जीवन का प्रतीक बन गया। तो सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ अभी टोटल 15 देशों में बट गया है, ठीक है। तो सोवियत संघ मतलब बहुत लोग समझते हैं रूस, मैंने पार्ट 1 में बताया था सोवियत संघ कोई रूस नहीं है। सोवियत संघ एक संघ था जो कि कई देशों का था, बाद में ये सभी देश जो है टूट के अलग हो गए, ठीक है। तो सोवियत संघ की पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस अच्छे जीवन का एक प्रतीक बन गया। यह अमेरिका सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मार ली, ठीक है। अब देखिए अमेरिका शक्ति के रास्ते में रुकावट अवरोध। अमेरिका शक्ति के रास्ते में 3 रुकावट है। तो अमेरिका शक्ति के रास्ते में जो रुकावट है, अवरोध है, वो अमेरिका शक्ति के रास्ते में 3 रुकावट है। सबसे पहला अवरोध रुकावट, दूसरा है आपका दूसरी रुकावट, तीसरा आपका तीसरी रुकावट। अब पहला रुकावट दूसरी रुकावट को इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए अमेरिकी शक्ति रास्ते में रुकावट यानी कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में 3 रुकावट है। सबसे पहले पहला रुकावट को पढ़ते हैं। अमेरिका की स्वयं संस्थागत बनावट है। अमेरिका की स्वयं संस्थागत बनावट है। यह शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है। यह शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यह बनावट
कार्यपालिका के माध्यम से सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर रोक लगाती है। और ये जो बनावट है वो कार्यपालिका के माध्यम से सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर रोक लगाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी रुकावट, यह भी अंदरूनी अड़चन है। अमेरिका राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य तथा तरीका को लेकर संदेह का भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य और अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात भी रुकावट में अच्छी भूमिका अदा करती है। और ये भी बात जो है रुकावट में बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका निभाती है। अब जैसे तीसरी रुकावट, नाटो ही एक ऐसा संगठन है जो कि अमेरिका के शक्ति पर लगाम लगाया जा सकता है। ठीक है, तो नाटो एक ऐसा संधि है जो कि अमेरिका के जवान पर लगाम लगाता है। तो चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर 3 हम लोगों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में रुकावट, और जो है टोटल 3 टॉपिक पर आप लोगों ने पढ़ा, उसमें बच्चे से बहुत मतलब कि बहुत मजे के साथ। अब आगे अगर आप देखेंगे तो अमेरिका तथा भारत के बीच तालमेल के बारे में आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका और भारत के बीच क्या क्या तालमेल था, जब शीत युद्ध हो रहा था तो उस समय जो इंडिया है वो सोवियत संघ की तरफ था, लेकिन फिर बाद में देखिए कैसे कैसे क्या हुआ हम लोग समझते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध था। जब शीत युद्ध हो रहा था तो भारत जो है अमेरिका गुट के विरुद्ध था, तथा सोवियत संघ में अच्छी दोस्ती थी, और सोवियत संघ से उस समय बहुत अच्छी दोस्ती थी। इस समय भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई। अब अमेरिका सहित कई देशों के लिए भारत आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इस समय यहाँ पर नोट अगर देखेंगे आप तो उदारीकरण, इसका अर्थ जो है वो आर्थिक व्यवस्था में वह सारे नीतियों, नियमों, प्रक्रियाओं तथा नियंत्रणों को समाप्त करना है जो आर्थिक विकास में बाधा रिकॉर्ड उत्पन्न करता है। अंग्रेजी इसे जो है लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ जो है वो आर्थिक व्यवस्था में सारे नीतियों, नियमों, प्रक्रियाओं तथा नियंत्रणों को समाप्त करना जो आरंभिक विकास में बाधा रुकावट उत्पन्न करता है। अंग्रेजी में इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट, वर्तमान के सालों में भारत अमेरिकी संबंध अच्छी है, इसे निम्नलिखित प्रमाण है। इसका जो प्रूफ है निम्नलिखित है। तो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जो भारत और अमेरिका के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छी है। इसका प्रमाण देखिए, सबसे पहले है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, ये चीज आपको समझ में आ गया, उदारीकरण। ठीक है, वर्तमान के सालों में मेरे भारत अमेरिका संबंध अच्छी है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप अमेरिका और भारत का संबंधी, तो सबसे पहला पॉइंट है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% जो है वो अमेरिका का है। ठीक है, टोटल कितना करता है, 100% अगर करता होगा तो उसमें से 65% सिर्फ अमेरिका का है, बाकी सब जो है इंडिया का। बोइंग, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का जो 65% अमेरिका को जाती है। बोइंग के 35% तकनीक जो है कर्मचारी भारतीय मूल के है। ठीक है, और अमेरिका में उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। ठीक है, तो देखिए, तो अमेरिका में उच्च प्रौद्योगिकी का क्षेत्र जो 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में से भारतीयों ने की है। अब अगर आप आगे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ भारत अमेरिकी संबंध को लेकर संभावित 3 रणनीतियां पर बहस की जा रही है। भारत में जो आपका पहला रणनीति, दूसरा आपका दूसरा रणनीति, तीसरा आपका तीसरा रणनीति, इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले पहला रणनीति क्या है इसको समझते हैं, उसके बाद देखिए फिर आगे देखेंगे। ठीक है, ये पहला रणनीति को समझते हैं। भारत के ऐसे विद्वान जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सैनिक शक्ति के रूप में देखते हैं, यानी कि भारत का ऐसा विद्वान जो कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सैनिक शक्ति के रूप में देखता है। चेक करें तो वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, चलिए। और समझते हैं वह भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी से डरते हैं। उनका कहना है कि भारत खुद अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में ध्यान ना दे, ना कि वाशिंगटन से अपना संबंध बनाए। ठीक है, तो ध्यान देने के लिए मना कर रहा है और वाशिंगटन से संबंध बनाने जो बना रहा था उसको भी मना कर रहा है। अब अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पर पॉइंट को, तो देखिए दूसरा रणनीति, कुछ विद्वान का कहना है कि भारत अमेरिका का संबंध जो है वो एक ऐतिहासिक अवसर है। ठीक है, एक ऐतिहासिक अवसर है और इस अवसर का फायदा भारत को उठाना चाहिए, अन्यथा अमेरिका के विरोध की रणनीति भारत को नुकसान करेगा। ठीक है, तीसरा रणनीति, कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत अपने अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि तीसरा रणनीति क्या था। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत जो है अपने अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए, ये चीज है। अब अगर आप आगे देखेंगे वर्चस्व से निपटने का तरीका, उसके बाद फिर जो ये चैप्टर आपका जो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा देर और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर वर्चस्व है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे वर्चस्व से निपटने का तरीका, वर्चस्व मतलब जिसका दबदबा वगैरह हो, इससे कैसे निपटा जाए, कैसे इसको झेला जाए, उसका जो है दबदबा, उसका तरीका। देखिए, सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय राजनीति, सरकार हिंदी विहीन राजनीति है, कायदे कानून जरूर है जिससे कि युद्ध पर कुल समय के लिए अंकुश लगाया जा सकता है, पर इससे युद्ध को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देश अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने का शक्ति रखता है, और पर इन देशों में आपसी विभेद है। लेकिन इन देशों में जो है विश्व वगैरह को ये सब तो है, लेकिन ये इन दोनों में जो है विभेद है। ठीक है, आपसी विभेद है। अब देखिए,
आप वर्चस्व पर निकटने का तरीका। आप देखिए दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, अगर वर्चस्व के बाद भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देश अमेरिका वर्चस्व को चुनौती देने का शक्ति रखता चुनौती देने का जो शक्ति है वो रखता है, पर इन देशों में आपसी विभेद है। दोनों के सामने एक विकल्प यह भी है कि वे अपने आप को अमेरिका की निगाह से छुपा ले। ठीक है, चीन, भारत और रूस जैसे यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, चीन, भारत, रूस जैसे बड़े देश अपने आप को ज्यादा दिनों तक अमेरिका के निगाह में चरने से बचाकर रख सके यह कल्पना से परे है। और मीडिया एक बड़ा समूह, लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार आदि अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करे तो विश्व पर एक ऐसा नेटवर्क फैला जाएगा जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और अमेरिकी नीतियों की आलोचना किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया कि किस प्रकार का आलोचना किया जा सकेगा। तो मीडिया जो एक बहुत बड़ा समूह है, बुद्धिजीवी, कलाकार, ये सभी लोगों का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर को एंड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग में, हिंदी मीडियम में दोनों, यानी कि लॉन्ग में आपका हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और शॉर्ट में हो जाएगा लॉन्ग। ये सभी का जो है क्वेश्चन आपको लाइव में वगैरह यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं से आपको सारा वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ना, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से हम लोग जो है सभी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं।